नमस्कार दोस्तों। और समतल तल के बाद चलिए प्रकाश के परावर्तन की घटना को हम गोलीय तलों के संदर्भ में समझने का प्रयास करते हैं। जब गोलीय तलों की बात आती है, गोलीय तल से पहले तल तो किसी भी रूप में हो सकता है। मान लीजिए कोई एक वक्रीय तल है ये, और ये इस पर पॉलिश है, ये परावर्तक तल है, और कोई प्रकाश की किरणें यहाँ पर परस्पर समांतर किरणें आ रही हैं। तो अब की बार आप देख रहे हैं कि ये किसी समतल तल पर आपतित ना होकर के यहाँ वक्रीय तल पर आपतित हो रही हैं। तो उस स्थिति में इनके परावर्तन की जो दिशा होगी वो क्या होगी? तो जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि जिस बिंदु पर ये आपतित होंगी वहाँ पर एक अभिलंब खड़ा करेंगे। अब वहाँ अभिलंब किधर खड़ा करें? तो अभिलंब खड़ा करने का तरीका होगा कि किसी भी वक्रीय तल पर जिस बिंदु पर आपतन होगा वहाँ हम उस तल पर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, और उस स्पर्श रेखा पर 90 का कोण बनाती हुई जो रेखा होगी वो उस पर अभिलंब होगी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ इस तल पर अगर हम एक अभिलंब खड़ा करते हैं तो स्पर्श रेखा आपकी इस तरह से जाएगी, तो उस पर अभिलंब की दिशा ये होगी। अगले वाले बिंदु पर स्पर्श रेखा थोड़ी सी इंक्लाइंड हो जाएगी, तो वहाँ अभिलंब की दिशा ये होगी। अगले बिंदु पर स्पर्श रेखा ये होगी, तो अभिलंब की दिशा ये होगी। इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि हर बिंदु पर स्पर्श रेखाओं की दिशा बदलती जा रही है, इसलिए वहाँ पर खींचे गए अभिलंबों की दिशा भी बदल रही है। उस आधार पर अब देखिए, आपतित किरणें अभिलंब के साथ बराबर कोण बनाते हुए यहाँ इतना कोण बन रहा है तो ये इस दिशा में चली जाएगी। अगले वाली का कोण ये है तो ये इस दिशा में चली जाएगी। यहाँ थोड़ा सा कोण ज़्यादा है तो ये इस दिशा में चली जाएगी। यहाँ कोण थोड़ा सा कम हो गया है तो इस दिशा में, और थोड़ा सा और कम होते ही और दिशा में। तो आप देख रहे हैं कि सभी प्रकाश की किरणें एक ही दिशा में आ रही हैं, लेकिन उस तल से टकरा करके जा रही हैं अलग अलग दिशाओं में। और ऐसा ही होता है हमारे चारों तरफ जो तरह तरह की सतह हैं, उसमें कुछ सतह गोलीय सतह है तो कुछ सतह समतल सतह है। पत्ते हैं तो पत्तों की किनारी गोल है, पेड़ के तने हैं उनकी किनारी गोल है, हमारी त्वचा उसकी सतह गोलाई लिए हुए है, पानी की बूंद गोल होती है, धूल के कण वो अपने आप में गोल हो सकते हैं। तो गोलीय सतह पर या किसी वक्रीय सतह पर प्रकाश के गमन पथ को हम जब परावर्तित प्रकाश को हम दिखाएंगे तो हम वहाँ पर आपतन बिंदु पर स्पर्श रेखा पर खींचे गए अभिलंब के अनुसार आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण को दर्शाएंगे। तो उस आधार पर ही हमारे गोलीय तल, अब गोलीय तल हमने पीछे भी पढ़ा था, गोलीय तल दो प्रकार के हो सकते हैं, एक उभरा हुआ तल जिसको हम उत्तल तल कह देते हैं, और एक दबा हुआ तल जिसको हम अवतल तल कह देते हैं। और इसी आधार पर हम यदि एक तरफ पॉलिश कर देते हैं तो ये हमारा दर्पण बन जाएगा, पूर्ण परावर्तक तल बन जाएगा। तो यदि हम इसके दबे हुए तल पर पॉलिश कर देते हैं, इसका उभरा हुआ तल परावर्तक का कार्य करता है, तो ऐसे दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। और यदि हम उसके उभरे हुए तल पर पॉलिश कर देते हैं, उसका दबा हुआ तल परावर्तक तल का काम करे, तो ये हमारा अवतल दर्पण कहलाता है, और कॉनकेव मिरर। और इस तरीके से दो प्रकार के हम गोलीय दर्पणों पर प्रकाश के परावर्तन की क्रिया को समझेंगे। उससे पहले हमें इन दर्पणों की अपनी एक विशेषता है, इनके अपनी टर्मिनोलॉजी है, और जिस आधार पर प्रकाश की किरणें परावर्तित होती हैं, आइए उसको समझते हैं। आप चित्र में देख रहे हैं कि ये एक अवतल दर्पण का चित्र है और ये एक उत्तल दर्पण का चित्र है। तो स्पष्ट है, अवतल दर्पण में जो दबा हुआ तल है वो परावर्तक का कार्य करता है, दूसरी तरफ पॉलिश होती है, जबकि उत्तल दर्पण में जो उभरा हुआ तल होता है वो प्रकाश का परावर्तक के रूप में कार्य करता है, और उसकी दूसरी सतह पॉलिश होती है। आप इसको ऐसे समझिए जैसे कि मेरे पास एक ये बॉल है, और इस बॉल को इस एक हिस्सा मैंने इसका काट करके अलग कर दिया है। अब आप देखिए, ये जो तल है हमारा, ये आपको एक तरफ से उभरा हुआ और एक तरफ से दबा हुआ नज़र आएगा। अब अगर हम इसके उभरे हुए तल पर पॉलिश कर देते हैं तो आप देखिए हमारा ये अवतल दर्पण हो गया, और अगर हम इसके दबे हुए तल पर पॉलिश कर देते हैं तो ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया। और जो इस दर्पण का केंद्र है, अगर हम इस दर्पण का केंद्र ढूंढना चाहें, तो चूंकि ये इस गोले का ही हिस्सा था, तो जो इस गोले का केंद्र होगा वही इसके किसी एक भाग का केंद्र होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप कल्पना करिए कि ये अपने आप में किसी एक गोले का एक पार्ट था। अगर उस गोले का केंद्र यहाँ कहीं है तो हम कह सकते हैं कि ये केंद्र इस दर्पण का भी है। तो इस केंद्र को हम इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर।
और इसको हम सी से प्रदर्शित करते हैं। और इसी तरीके से आप देखिए उत्तल दर्पण में कल्पना करेंगे तो इसका जो गोला होगा वो इस तरीके से पूरा होगा, तो इसका केंद्र कहीं इधर बैठेगा, तो ये इसका वक्रता केंद्र हो गया। इसी तरीके से ये दर्पण है, तो इसका जो मध्य बिंदु होगा, जिसको हम इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर कह सकते हैं, ज्यामितीय केंद्र, वो ज्यामितीय केंद्र इस दर्पण का ध्रुव कहलाता है। और इसी तरीके से उत्तल दर्पण का ज्योमेट्रिकल सेंटर यहाँ होगा, तो ये इसका ध्रुव हो गया। और किसी भी दर्पण के ध्रुव को उसके वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा को हम उस दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। तो एक तरीके से जो मैंने लाइन खींची है, ये इस दर्पण का मुख्य अक्ष हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस। और इसी तरीके से उत्तल दर्पण में हमारी ये जो रेखा होगी पी और सी को मिलाने वाली, ये इसका मुख्य अक्ष होगी। हम दोनों को एक साथ लेकर चल रहे हैं। अब इस दर्पण पर एक विशेष बिंदु हम ढूंढेंगे जिसका कि इस दर्पण से बड़ा की पहचान के लिए बड़ा महत्व है। और वो क्या है कि मान लीजिए हम इस दर्पण पर, अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण डालते हैं। ये कोई किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है, तो जिस बिंदु पर टकराएगी वहाँ एक अभिलंब खड़ा करेंगे हम, जो कि परावर्तन के नियम हमें लागू करने हैं। और किसी भी वृत्त या गोले के किसी बिंदु पर खींचा गया जो अभिलंब होता है वो उसके केंद्र से होके जाता है। तो हमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगानी, यहाँ सीधा आप इसको सी से मिला दीजिए, यही अपने आप में उस बिंदु पर अभिलंब को प्रदर्शित करेगा। तो ये आपकी अभिलंब लाइन हो गई। अब आप आने वाली किरण, आपतित किरण का इस अभिलंब से कोण नापेंगे पहले माध्यम में, जिस माध्यम में प्रकाश की किरण आ रही है, तो वो इसका आपतन कोण होगा आई। और उतना ही कोण बनाते हुए हम अब इसको परावर्तित कर दें, तो हम देखेंगे कि ये किरण P और C के बीच में मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से जाती हुई दिखाई देगी। ये पॉइंट है। इस बिंदु को ही हम इस दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस, इसको हम F से डिनोट करते हैं। और इसकी विशेषता ये है कि इस दर्पण पर जितनी भी मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आएंगी वो सब के सब इसी बिंदु से ही होकर के जाएंगी। इसी तरीके से कोई दूसरी तरफ आएगी तो वो भी इसी फोकस से होकर जाएगी। यानी कि सभी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात इस फोकस पर ही केंद्रित होंगी। और उसी बिंदु को, मुख्य अक्ष का वह बिंदु जिस पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात होके जाती हैं, वो अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। और इसी फोकस बिंदु को अगर उत्तल दर्पण में ढूंढें तो देखिए यहाँ पर अब की बार कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर इस तरीके से आ रही है, तो यहाँ पर अभिलंब खड़ा करना है हमको, तो इसको सी से मिला दें हम, तो ये अभिलंब की लाइन हो गई। और जिस माध्यम में प्रकाश की किरण आ रही है उस माध्यम में आपतित किरण का अभिलंब से बनने वाला कोण हमको दिखाई दे रहा है, ये आई है। तो उतना ही कोण इस अभिलंब के दूसरी तरफ बनाते हुए प्रकाश की किरण इस तरह से चली जाएगी। अब आप देखिए आ तो रही थी इस तरह से, जा रही है इस तरह से, लेकिन ये इधर खड़े हुए किसी दर्शक के लिए ऐसा प्रतीत होगी जैसे कि ये रेखा इस मुख्य अक्ष के इस बिंदु की सीध से आ रही है। तो यही बिंदु इस उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाएगा। स्पष्ट है कि अवतल दर्पण में वो बिंदु बाईं ओर जिधर से प्रकाश की किरणें आ रही हैं उस ओर पड़ रहा है, जबकि यहाँ वो मुख्य फोकस दूसरी ओर पड़ रहा है। अगर यहाँ पर भी कोई और किरण आएगी तो वो भी इस F की सीध में ही आप इसको सीधा भेज सकते हैं। इसी तरीके से कोई यहाँ से कोई किरण आ रही है तो आप F की सीध बनाते हुए सीधा आप भेज सकते हैं। ये परावर्तन की क्रिया इसमें होगी। अच्छा, अवतल दर्पण के केस में एक स्थिति और लेते हैं कि अगर ये सभी समांतर किरणें, मान लीजिए हमारा अवतल दर्पण है और ये इसका मुख्य अक्ष है और ये हमने वक्रता केंद्र इसका सी दिखाया और हमने एक बिंदु फोकस भी ढूंढ लिया है F। लेकिन अब की बार प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर ना होकर के, ये सारी आपस में समानांतर हैं, लेकिन अब की बार मुख्य अक्ष के समांतर ना होकर के थोड़ा तिरछी आपतित हो रही हैं इस तरीके से। तो अब ये कहाँ पर केंद्रित होंगी? तो अब भी ये दोनों किरणें या सभी किरणें जो इस तरह से समानांतर आएंगी, ये इस दर्पण से परावर्तन के पश्चात इसी फोकस की सीध में इसके ऊर्ध्व तल में किसी बिंदु पर केंद्रित होंगी। इसका मतलब है कि अब सभी किरणें फोकस से नहीं जाएंगी, वो अब
ध्रुव की ओर के किन्हीं और बिंदुओं से इस प्रकार से जाएंगी कि सब के सब इस फोकस से जाने वाले ऊर्ध्व तल में किसी बिंदु पर केंद्रित होंगी। और अगर ये केंद्रित होंगी तो आप देखिए स्थिति अब इस तरीके से बनेगी कि ये वाली किरण अगर ऐसे जा रही है तो ये वाली किरण ऐसे जाएगी, तो जितनी भी किरणें आएंगी वो सब के सब अब यहीं से ही होकर के जाएंगी। और स्पष्ट है कि अब की बार जो उनका मिलान बिंदु है जहाँ पर सभी किरणें केंद्रित हो रही हैं वो इस फोकस से होकर जाने वाले ऊर्ध्व तल में स्थित है। इसी तल को हम उस दर्पण का फोकस तल कहते हैं, फोकल प्लेन। यहाँ एक बात और नोट करने की है आपको कि इन सभी समानांतर किरणों में से एक वो किरण देखिए जो फोकस से आ रही होगी। तो आप देखिए जब फोकस से आ रही होगी वो किरण, तो वो भी उसको भी इसी बिंदु से ही होकर के जाना है। लेकिन ये जो किरण है आप देखिए जो आने वाली फोकस से आने वाली किरण है वो उस मुख्य अक्ष की दूसरी ओर जा रही है, यानी कि आ तो रही है एक तरफ से, जा रही है दूसरी तरफ से को। तो जिस ओर वो इंगित होती है, यानी कि दर्पण के दो अर्धभाग मान लें, एक ऊपर का एक नीचे का, तो प्रकाश की इस तरह की तिरछी किरणें जिस अर्धभाग की ओर जाती हुई प्रतीत होंगी वो उसी ओर केंद्रित होंगी। अगर ये किरणें इस तरह से आ रही होती सबके सब समानांतर किरणें, तो अब की बार इस फोकस तल में ये ऊपर केंद्रित हो रही होती, क्योंकि ये ऊपर के अर्धभाग की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही हैं, आती हुई प्रतीत हो रही हैं। और इसी चीज़ को आप उत्तल दर्पण में ढूंढने की प्रयास कीजिए। मान लीजिए ये हमारा उत्तल दर्पण है और इधर ये पॉलिश है, ये इसका मुख्य अक्ष है, ये इसका वक्रता केंद्र है, ये इसका मुख्य फोकस है, ये ध्रुव। अब जो किरणें मुख्य अक्ष से किसी कोण पर परस्पर समानांतर आ रही होंगी वो सभी किरणें अब की बार ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि वो दूसरी ओर के अर्धभाग की ओर आ रही हैं। तो अब की बार ये सब के सब परावर्तन के पश्चात पहले अर्धभाग यानी कि इस जिस ओर आ रही हैं उससे दूसरी ओर केंद्रित होंगी। अवतल दर्पण में तो उसी ओर केंद्रित हुई हैं, लेकिन ये अब की बार दूसरी ओर केंद्रित होंगी। और अब यहाँ पर हम एक ऊर्ध्व तल दिखाएं तो आप देखिए कि इस फोकस पर ना होकर के इससे कुछ ऊपर केंद्रित होंगी। तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पर परावर्तन इस प्रकार से होगा कि ये ऐसा लगेगा जैसे यहाँ से होती भी जा रही हैं, इस तरीके से ये सब के सब। और एक ऐसी किरण की बात करिए जो कि फोकस की सीध में आ रही होगी, जिसकी सीध फोकस होगी तो वो भी उसी बिंदु से जाती हुई इस तरीके से प्रतीत होगी। जो निचले बिंदु पर आ रही होगी उसको आप वक्रता केंद्र से मिलाकर अभिलंब खींच करके उतने कोण पर भेजिएगा तो वो भी वहीं पर केंद्रित होगी। यानी कि ये सब की सब किरणें उस फोकल प्लेन में फोकस से ऊपर की ओर केंद्रित होंगी। और इस तरीके से हम देख रहे हैं कि चाहे मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आ रही हैं या मुख्य अक्ष से किसी कोण पर आ रही हैं, वो सभी किरणें या तो फोकस पर केंद्रित होंगी या फोकल प्लेन में किसी अन्य बिंदु पर केंद्रित होंगी। और अवतल दर्पण तो हमने देखा कि किसी भी दर्पण चाहे वो उत्तल है या अवतल है उससे संबंधित कुछ बिंदु विशेष उससे संबंध रखते हैं, जैसे वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस, ध्रुव, मुख्य अक्ष। यहाँ एक बात और ध्यान देने की है कि किसी भी दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं और उसको हम F से डिनोट करते हैं। और इसी तरीके से ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को हम उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसको हम R से डिनोट करते हैं। ये सभी दूरियां ध्रुव से नापी गई हैं। उसी तरीके से दर्पण में आप देख रहे हैं उत्तल दर्पण में ये दूरी आपकी फोकस दूरी हो गई, जबकि ये दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या हो गई। और पीछे जो हमने किरण आरेख देखे हैं उससे हमें स्पष्ट है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में कुछ ना कुछ आपस में एक संबंध है। तो चलिए अगले स्टेप में इन दोनों के बीच एक संबंध स्थापित करते हैं। ये अवतल दर्पण दर्शाया मैंने, ये इसका मुख्य अक्ष है, ये इसका ध्रुव हो गया। और मान लीजिए कि मुख्य अक्ष ये इसका वक्रता केंद्र भी है, चलिए हम उसको भी दिखा देते हैं। और यहाँ कहीं इन दोनों के बीच में वो फोकस बिंदु है जिसका संबंध समांतर किरणों से है। सभी समांतर किरणें इस पर या इसके होकर गुजरने वाले फोकल तल पर केंद्रित होती हैं, वो हम पीछे समझ चुके हैं। अब मान लीजिए कि कोई एक मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण को हम कंसिडर कर रहे हैं। ये किरण मान लीजिए इस दर्पण के किसी M बिंदु पर आपतित हो रही है। यहाँ एक अभिलंब खड़ा करें तो उसके लिए हम C से मिला दें इसको सीधा। अब हम देख रहे हैं कि पहले माध्यम में जो आपतित किरण है वो इस अभिलंब से इतना कोण बना रही है, ये इसका आपतन कोण हुआ। तो इतना ही कोण बनाते हुए जब ये इस अभिलंब के दूसरी ओर गतिशील होगी तो ये ठीक उस
मुख्य फोकस से ही होकर गुजरेगी। आ, और उस स्थिति में जो परावर्तन कोण होगा जिसको हम आर कहते हैं, तो परावर्तन के नियम के अनुसार ये हमारा आई के ही बराबर होगा। अब आप देखिए यहाँ पर दो समानांतर रेखाओं को एक ये तिरछी रेखा काट रही है, तो हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होते हैं एकांतर कोण, यहाँ ये कोण आई इस आधार कोण आई के बराबर होगा, तो इसका मतलब अगर वो कोण आई है तो ये भी हमारा आई होगा। इसी तरीके से आप देखिए ये आई है और ये आर है जो कि खुद आई के बराबर है, तो हम कह सकते हैं पूरा कोण ये जो होगा ये 2i होगा। तो फिर दोबारा से देखिए दो समांतर रेखाओं को अब की बार ये तिरछी रेखा काटती हुई दिखाई दे रही है, तो इसके द्वारा बनने वाला जो एक तरफ का कोण 2i होगा वो एकांतर दूसरी तरफ के कोण यानी कि इस कोण के बराबर होगा, तो अब की बार ये 2i होगा। मान लीजिए कि हम M से एक लंब डाल रहे हैं इस मुख्य अक्ष पर, ये पॉइंट N पर आकर बढ़ रहा है, तो स्पष्ट है इस चित्र में कि हम अगर MCN इस ट्राइंगल में लें, ट्राइंगल MCN, तो हमको दिख रहा है tan i इक्वल टू, tan होता है लंब बटे आधार, तो mn बटे NC। और दूसरा ट्राइंगल दिख रहा है मुझे MFN, ट्राइंगल MFN, इसमें देखिए आप यहाँ मुझे tan 2i दिख रहा है लंब बटे आधार के रूप में, mn बटे अब की बार हो जाएगा NF, क्योंकि आधार केवल NF है। अब ये जो किरण हमने देखी है, ये किरण मैंने चित्र में काफ़ी दूर दिखाई है, लेकिन अगर ये किरण मुख्य अक्ष के और नज़दीक होती तो उस स्थिति में ये जो डाला गया लंब था वो N बिंदु यहाँ ना होकर के ध्रुव के और नज़दीक पहुँच जाता। अगर थोड़ा सा और नज़दीक होती तो और नज़दीक पहुँच जाता। इसका मतलब है कि ऐसी किरणों को जो अक्ष के ज़्यादा नज़दीक होती हैं उन्हें कहते हैं उपाक्षीय किरणें। पैराएक्सियल रेज। तो उपाक्षीय किरणों के लिए अगर हम उनकी बात करें तो इसका मतलब है, स्पष्ट है कि जब ये किरण यहाँ से फोकस से होकर के जाएगी तो उस स्थिति में आई जो और 2i जो कोण बनेंगे वो छोटे बनेंगे, तो i बहुत छोटा होगा, 2i भी बहुत छोटा होगा, और जो n बिंदु है वो हमारा p की ओर टेंड्स करेगा, अग्रसर होगा, यानी कि n को हम p ही मान सकते हैं, क्योंकि ये गैप बहुत इतना नेग्लिजिबल होगा कि हम उसको छोड़ सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है उपाक्षीय किरणों के लिए? तो उपाक्षीय किरणों के लिए i और 2i को छोटा मानते हुए, कैलकुलस में आपने एक संबंध पढ़ा होगा लिमिट का कि व्हेन थीटा टेंड्स टू 0, तो tan थीटा अपॉन थीटा जो होता है 1 होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं tan थीटा थीटा ही होगा, इसका मतलब है tan i को हम सिर्फ i ले सकते हैं, और इसी तरीके से tan 2i को भी हम 2i ले सकते हैं। तो हमारी जो इक्वेशन है दोनों के दोनों ये किस तरह से चेंज होंगी कि i इक्वल टू mn अपॉन NC और 2i इक्वल टू mn अपॉन NF, हम ये कह सकते हैं। और सारी दूरियां n, चूंकि n बिंदु p की ओर टेंड कर रहा है इसलिए सारी दूरियां हम p में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये दूरी हो जाएगी हमारी n की बजाय mp अपॉन pc, क्योंकि mn ये mn तो लंब है ही हमारा, mp कह सकते हैं उसको, और nc n से c तक नपने वाली दूरी को हम pc कह सकते हैं। इसी तरीके से 2i हो जाएगा हमारा mp अपॉन pf। सभी n पॉइंट्स को हमने p में रिप्लेस कर दिया उपाक्षीय किरणों के लिए। अब आप देख रहे हैं ये मान i है, ये मान 2i है, तो i को आप उठा कर यहाँ रख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि 2 इंटू mp अपॉन pc इक्वल टू mp अपॉन pf। mp से mp कैंसिल आउट हो गया आपका, pc है हमारी वक्रता त्रिज्या और pf है हमारी फोकस दूरी। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं 2 अपॉन r इक्वल टू 1 अपॉन f, यानी कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो r इक्वल टू 2f या f इक्वल टू r बाई 2। इसका मतलब है कि किसी भी दर्पण के लिए उसकी फोकस दूरी का मान उसकी वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर होता है, यानी कि उसकी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगने के बराबर होती है। लेकिन शर्त ये उपाक्षीय किरणों के लिए, छोटा गेट हो दर्पण का तो ऑटोमेटिकली सभी किरणें उपाक्षीय ही आएंगी। गेट से मतलब है कि वो हिस्सा जो परावर्तक का कार्य कर रहा है। अगर हम इतना बड़ा दर्पण ले रहे हैं तो ये पूरा इसका द्वारक कहलाएगा, गेट कहलाएगा। अगर इस गेट को हम छोटा कर दें, केवल इतना ही दर्पण लें,
तो सभी किरणें मुख्य अक्ष के नज़दीक आएंगी। थोड़ा और छोटा ले लें तो और नज़दीक आएंगी। तो इसका मतलब उपाक्षीय किरणें तभी बनती हैं जबकि गेट हमारा छोटा हो। तो छोटे द्वारक कह दीजिए या उपाक्षीय किरणों कह दीजिए, एक ही बात है। तो छोटे द्वारक के लिए या उपाक्षीय किरणों के लिए किसी भी दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है वो उसकी फोकस दूरी के 2 गुने के बराबर होती है। इसका मतलब दर्पण के द्वारा, गोलीय दर्पणों के द्वारा जब हम किरण आरेख, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख समझेंगे तो हम उस फोकस की स्थिति को P और C के ठीक मध्य में दर्शाएंगे और उस आधार पर, किरण आरेख के आधार पर देखेंगे कि किसी वस्तु को इसके सामने रखने पर वो कहाँ दिखाई देती है। अच्छा, जिस तरह से मैंने ये F और R में संबंध अवतल दर्पण के लिए दर्शाया, इसी तरीके से आप उत्तल दर्पण के लिए दर्शा सकते हैं। आप स्वयं करके देखें, मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूँ। अब की बार मान लीजिए ये हमारा उत्तल दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये इसका वक्रता केंद्र इधर होगा और फोकस भी इधर होगा, और मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आ रही है तो वो उसके फोकस की सीध में उसी माध्यम में लौट जाएगी। तो यहाँ पर आप जो अभिलंब हमने खींचा है, जिसके आधार पर आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होंगे, तो वो अभिलंब आपका ये लाइन दर्शाएगी। जो पॉइंट हमने यहाँ पर M आपतन बिंदु दिखाया था वो M ये होगा, इससे आप एक लंब डाल दीजिए तो वो N ये हो जाएगा। ध्रुव यदि P है तो छोटे द्वारक के लिए यानी कि उपाक्षीय किरणों के लिए हम लास्ट में N बिंदु को P ही कह देंगे। तो आप देखें कि आपतन कोण और परावर्तन कोण कहाँ है इसमें, तो आपतित किरण ये रही, अभिलंब ये लाइन है, तो ये कोण बन गया आपतन कोण, और परावर्तन कोण परावर्तित किरण के द्वारा अभिलंब से बनने वाला कोण होगा। तो जो ऊपर का कोण है वो आपका R होगा और परावर्तन के नियम के अनुसार R I के ही बराबर होगा। तो स्पष्ट है यहाँ पर अब की बात कि दो समांतर रेखाओं को आप देख रहे हैं कि एक तिरछी रेखा काट रही है, तो यहाँ पर आपके संगत कोण बन रहे हैं। जो कोण ये I बन रहा है वही यहाँ पर I बन जाएगा। इसी तरीके से अब की बात इन दोनों समांतर रेखाओं को ये तिरछी रेखा यदि काटती हुई दिखाई दे रही है तो जो पूरा कोण ये बनेगा जो कि I + I 2I ही होगा, वो ठीक उसके संगत कोण इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि ये आपका 2I हो जाएगा। और फिर उसी तरीके से आपको दो ट्राइंगल नज़र आ रहे हैं, एक बड़ा ट्राइंगल MNC और एक MNF। तो उसी तरीके से आप दोनों ट्राइंगल में tan लेकर के और छोटे गेट के लिए, छोटे द्वारक के लिए आप tan को छोड़ते हुए I और 2I के मान निकाल लेंगे। और फिर जो N बिंदु है छोटे द्वारक के लिए उसको हम P ही कह सकते हैं। तो सभी दूरियां N से नापने की बजाय P से नापी जाएंगी और उस स्थिति में आप देखेंगे तो फिर दोबारा से आपका वही संबंध आ जाएगा। इसका मतलब चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, प्रत्येक दर्पण के लिए उपाक्षीय किरणों के लिए यानी कि छोटे द्वारक के लिए उसकी फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर होती है, यानी कि मुख्य फोकस ध्रुव और वक्रता केंद्र के ठीक मध्य में माना जाता है। चलिए अगली बार इसके बाद हम देखते हैं कि किसी दर्पण के द्वारा जब हमें सभी बिंदुओं की स्थिति क्लियर हो गई है तो किस तरह से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे समझते हैं। देखिए, किसी भी दर्पण से प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को उसके सामने रखा जाएगा और वो वस्तु किसी प्रकाशमान माध्यम में होनी चाहिए, यानी कि किसी प्रकाश स्रोत से चलने वाली प्रकाश उस पर पड़ना चाहिए। जब उस पर पड़ेगा तो वहाँ से प्रकाश उस वस्तु से सभी दिशाओं में किरण के रूप में आगे बढ़ेगा। तो उन किरणों को हम पकड़ेंगे जो उस दर्पण की ओर जा रही होंगी। उन दर्पण की ओर जाने वाली उन किरणों को हम परावर्तन के पश्चात देखेंगे कि वो अपना किस तरह से का व्यवहार दर्शा रही हैं। अच्छा, जब भी हम किसी दर्पण का प्रतिबिंब बनाएंगे किसी वस्तु का, जब भी हम दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाएंगे तो वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखेंगे। यानी कि एक बात तो हमें ध्यान रखनी है कि चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, हम वस्तु को उसके बाईं ओर रखेंगे और वहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें जब परावर्तित होंगी तो परावर्तन के पश्चात 3 संभावनाएं हो सकती हैं उन सभी किरणों की। और वो क्या? नंबर 1 कि या तो वो सब की सब किरणें इस तरीके से एक दूसरे की ओर केंद्रित होती हुई नजर आए, यानी कि ऐसा प्रतीत होगा जैसे सब के सब एक जगह मिलने जा रही हैं। तो इनको अगर आगे बढ़ाएंगे तो एक तरीके से ये मिल भी जाएंगी, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर उस वस्तु का
वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ये प्रतिबिंब वास्तविक माना जाएगा क्योंकि इस परावर्तन के पश्चात सभी किरणें वास्तव में एक दूसरे से मिल रही हैं। दूसरी संभावना यह है कि हो सकता है कि ये फैलती हुई प्रतीत हो। अब दर्शक के लिए, यहाँ तो दर्शक को सीधा दिखाई देगा प्रकाश की किरणें उसकी जिस बिंदु पर मिल रही हैं, उसने कहा वो वास्तविक है। लेकिन अगर किरणें फैल रही हैं तो फिर उसको ऐसा प्रतीत होगा देखने वाले को कि जैसे कि ये कहीं पीछे किसी बिंदु से आ रही हैं, यानी कि इनको पीछे की ओर अगर बढ़ा जाए तो उसे भ्रम होगा कि ये कहीं पीछे केंद्रित हो चुकी थी, वहाँ से आ रही हैं। और चूंकि भ्रमवश उसको एक आभास होगा तो हम कहेंगे कि ये आभासी प्रतिबिंब है। यानी कि जब किरणें अपसारित हो रही हों, फैलती जा रही हों, तो उस स्थिति में परावर्तन के पश्चात, तो उस स्थिति में बनने वाले प्रतिबिंब को हम आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। और जब वो अभिसारित होती जा रही हैं, इकट्ठी होती जा रही हैं, कन्वर्ज होने की स्थिति में हम प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। तीसरी स्थिति हो सकता है कि वो समानांतर हो जाए। यदि इस तरीके से समानांतर हैं तो हम मानेंगे कि ये इस तरीके से एक दूसरे से सट करके चल रही हैं कि ये कहीं अनंत पर जाकर के मिल जाएंगी। यानी कि अब की बार हम इस प्रतिबिंब को अनंत पर मानेंगे और इनको मिलता हुआ ही मानेंगे, इसलिए हम ये कहेंगे कि ये वास्तविक प्रतिबिंब है। यानी कि अगर परावर्तन के पश्चात सभी किरणें समानांतर होती हैं तो हम अनंत पर वास्तविक प्रतिबिंब के रूप में उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो इस तरीके से तीन स्थितियां आप ध्यान में रखें और उसी आधार पर ही हम प्रतिबिंब का बनना समझेंगे। अच्छा, इन बहुत सारी किरणों में अभी मैंने कहा कि वस्तु को सामने रखेंगे तो उससे चलने वाली बहुत सारी किरणों को हम देखेंगे परावर्तन के पश्चात। तो परावर्तन के नियम में तो हमें यहाँ पर बार बार अभिलंब खड़े करने पड़ेंगे उन बिंदुओं पर, तो ये तो बड़ी टिपिकल समस्या हो जाएगी। तो उसके लिए सबसे आसान उपाय है कि हम मुख्य 4 किरणें ऐसी हमें ज्ञात हैं या हम आसानी से उन नियमों का पालन करके ज्ञात कर सकते हैं जिनमें उन 4 में से कोई सी भी 2 किरणें आप अपनी पसंद की या उस परिस्थिति के अनुसार जो भी हमें आवश्यक होगी वो हम भेजेंगे। तो वो कौन सी 4 स्थितियाँ हैं आइए समझते हैं। चलिए पहले अवतल दर्पण के लिए समझते हैं वो 4 स्थितियाँ, 4 किरणें कौन सी हैं जिनको हम सीधा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक अवतल दर्पण दिखाया जिसका ये ध्रुव है P, यहाँ कहीं इसका वक्रता केंद्र है और इन दोनों के बीच में फोकस है। तो पहली स्थिति नंबर 1 कि मुख्य अक्ष के समांतर किसी भी किरण को आप डालिए तो वो परावर्तन के पश्चात फोकस से जाएगी, इसलिए आपको कोई हिसाब लगाने की आवश्यकता नहीं है, सीधे उस किरण को आप फोकस से भेज सकते हैं, चाहे वो किरण आप मुख्य अक्ष के ऊपर दर्शाएं चाहे नीचे दर्शाएं। नंबर 2, जो किरण इस फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, फोकस से आ रही होगी, यानी कि फोकस से होकर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात जहां भी आपतन बिंदु होगा वहां से मुख्य अक्ष के समानांतर कर दीजिए उसको, क्योंकि हर फोकस से आने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो यहाँ भी हमें ज़्यादा हिसाब लगाने की जरूरत नहीं है। तीसरा, ये नंबर 2 वाली स्थिति हुई। नंबर 3 कि जो किरण वक्रता केंद्र से आ रही होगी, चाहे वो इस तरह से आए या इस तरीके से जाए, किसी भी दिशा में चले लेकिन चले वक्रता केंद्र से, तो वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण उस बिंदु पर टकरा करके वापस उसी दिशा में लौट जाती है। यानी कि इसमें और भी सबसे आसान है कि सी से आने वाली किरण को आप उसी दिशा में वापस भेज सकते हैं, ये वाली किरण इसी दिशा में वापस लौट जाएगी। और चौथी, अगर ध्रुव पर कोई किरण आके पड़ रही है, ठीक ध्रुव पर, तो आप यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष से बनने वाले कोण के आधार पर दूसरी दिशा में उतने कोण पर इसको परावर्तित दिखा सकते हैं। ये 4, इस चौथी स्थिति में तो हमें कोण मापने की आवश्यकता होगी, लेकिन इन 3 में किसी कोण मापने की आवश्यकता नहीं है। तो इस आधार पर हम जो है प्रतिबिंब का बनना सीखेंगे। तो चलिए अगले टॉपिक में हम अलग अलग वस्तु की अलग अलग स्थिति के आधार पर अलग अलग दर्पणों से, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना सीखते हैं।